नमस्कार, मैं ललित सोनी दृष्टि पीसीएस की एडिटोरियल एनालिसिस श्रृंखला में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज के एडिटोरियल डिस्कशन का टॉपिक है वो इंडिया श्रीलंका रिलेशन के बारे में है। इसे इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर से लिया गया, जिसका टाइटल है ब्रिज टू कोलंबो। तो जब हम इंडिया श्रीलंका रिलेशंस की बात करते हैं तो ये रिलेशंस काफ़ी पुराने हैं। अगर हम देखें तो हमारा जो है सेम कॉलोनियल पास्ट रहा है। हम दोनों जो है ब्रिटिशर्स की कॉलोनी हुआ करते थे। भारत ने 1947 में जो है आज़ादी प्राप्त की। वहीं पे जब हम बात करते हैं श्रीलंका की तो 1948 में श्रीलंका को जो है डोमिनियन स्टेटस मिला। ठीक है, उसके बाद जो फाइनली 1971 में श्रीलंका ब्रिटिशर्स से आज़ाद होता है और इसी टाइम के बाद से हमारे जो है डिप्लोमेटिक रिलेशन जो है फॉर्मली यहाँ से स्टार्ट होते हैं। लेकिन जब हम हिस्टोरिकल टाइज की बात करते हैं तो हम देख सकते हैं कि हमारे जो ये टाइज है वो रामायण टाइम से है। रामायण टेक्स्ट में हम मेंशन पाते हैं लंका का। आप देख सकते हैं कि डिप्लोमेटिकली जो फर्स्ट डिप्लोमेट रहे होंगे भारत के वो हनुमान जी रहे होंगे, जो श्रीलंका जाते हैं राम जी का संदेश लेकर के। देखिए, डिप्लोमेट्स का मतलब होता है दूत, जो यहाँ से जा करके आपका जो मैसेज है, आपके राजा का मैसेज ले जा करके वहाँ दूसरे स्टेट के राजा को सुनाते हैं और ज़रूरत पड़े तो शक्ति प्रदर्शन भी किया जाता है। तो उस टाइम पे भी कुछ ऐसा ही रहा होगा कि रावण के सामने हनुमान जी जो है राम जी का मैसेज लेके गए कि भाई तुम सीता को छोड़ दो और हम लोग लंका को छोड़ देंगे। जब वो नहीं माना तो उन्होंने आग लगा दी। उन्होंने शक्ति प्रदर्शन किया कि जब एक डिप्लोमेट, एक दूत जो है वो इतना कह सकते हैं ताकतवर हो सकता है, तो उसका लीडर, उसका जो किंग है वो कितना इन्फ्लुएंशियल होगा, कितना स्ट्रांग होगा। जब हम इसके बाद हम बात करते हैं रामायण के बाद, आप देखेंगे कि हमारे बुद्धिस्ट रिलीजन को लेकर के भी काफ़ी टाइज है। श्रीलंका की काफ़ी हद तक पॉपुलेशन जो है वहाँ पे बुद्धिज्म का इन्फ्लुएंस दिखता है हमें। ठीक है, आपने देखा होगा कि हिस्ट्री में अशोका जो है, किंग अशोका जो है अपने पुत्र महेंद्र को और बेटी संघमित्रा को बुद्धिज्म प्रीच करने के लिए श्रीलंका भेजता है। तो हमारे टाइज जो है उस टाइम से हैं और जो कि अभी तक चले आ रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं एडिटोरियल डिस्कशन कि आज के एडिटोरियल में क्या बात की गई है। आगे बढ़ने से पहले हम एक बार इस जो है आर्टिकल की भूमिका देख लेते हैं। इस आर्टिकल में और इस वीडियो में हम लोग क्या बात करेंगे। जैसा कि मैंने बताया कि हम लोग इंडो श्रीलंका रिलेशन के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, रिसेंटली जो है विक्रम सिंघे जो है उन्होंने भारत में विजिट की है 2 दिन के लिए। तो हम लोग उस विजिट का जो एजेंडा क्या रहा है, क्या विजन डॉक्यूमेंट जो है अडॉप्ट किए गए हैं, उनके बारे में बात करेंगे। फिर हम देखेंगे कि इंडिया श्रीलंका टाइज जो है वो किस बेसिस पे हैं, क्या क्या जो है इंपॉर्टेंस है इनकी। उसके बाद एरियाज ऑफ कोऑपरेशन क्या हो सकते हैं, इसमें हम लोग मैरीटाइम सिक्योरिटी को लेकर के बात करेंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग इकोनॉमी को लेकर के बात करेंगे, कनेक्टिविटी को लेकर के बात करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि श्रीलंका में जो है इकोनॉमिक क्राइसिस जो है अभी हुआ, उसके रीजंस क्या रहे हैं और भारत उनकी कैसे मदद कर रहा है। और इसी कॉन्टेक्स्ट में हम लोग जो है इस आर्टिकल को कंक्लूड करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो प्रेसिडेंट जो है श्रीलंका के विक्रम सिंघे जो है 2 दिन भारत विजिट पे आए थे। हालांकि वहाँ पे एक काइंड ऑफ केओस चल रहा है, सिविक केओस चल रहा है इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से। ठीक है, लेकिन ऐसे टाइम में जब एक स्टेट लीडर दूसरे स्टेट में विजिट के लिए जाता है तो आप देख सकते हैं कि उसकी इंपॉर्टेंस क्या रही होगी। ठीक है, उसके बाद आप देखिए कि इस विजिट के दौरान एक विजन डॉक्यूमेंट जो है अडॉप्ट किया गया है। उस विजन डॉक्यूमेंट किस बारे में बात कर रहा है, वो बेसिकली आपकी कनेक्टिविटीज, स्ट्रेंथनिंग कनेक्टिविटी और म्यूचुअल कोऑपरेशन किस किस, जैसे इकोनॉमी में, ट्रेड में, एनर्जी को लेकर के, पोर्ट डेवलपमेंट को लेकर के, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे। फिर इस विजिट में आप देखेंगे कि लेस फोकस रहा है तमिल क्वेश्चन पे और फिशरमैन इश्यूज पे। देखिए, तमिल क्वेश्चन को हम लोग बाद में फुल लेंथ में डिस्कस करते हैं। फिशरमैन इश्यूज जो है वो आप देख सकते हैं कि सिंस भारत और श्रीलंका जो है मैरीटाइम नेबर्स हैं, तो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो होते हैं आपके, उनको लेकर के काफ़ी कंफ्यूजन रहती है। तो कई बार ये फिशरमैन जो है वो जोन क्रॉस करके फिशिंग के लिए चले जाते हैं। तो अगर वो इंडियन साइड में आते हैं तो इंडिया की जो टीम है वो उनको अरेस्ट कर लेती है या कस्टडी में ले लेती है।
और अगर वो श्रीलंकन साइड में जाते हैं तो वहाँ पे भी सेम ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो बेसिकली ये एक फिशरमैन इशू वहाँ रहता है। लेकिन आप देखेंगे इस विजिट में जो है इन दोनों इश्यूज पे ज़्यादा फोकस नहीं दिया गया है। इन दोनों इश्यूज पे हालांकि मेंशन किए गए हैं लेकिन इन पे ज़्यादा फोकस नहीं दिया गया है। दिल्ली एंड कोलंबो मतलब भारत और श्रीलंका जो है वो अपने इकोनॉमिक टाइज को जो है स्ट्रेंथन करने में दिखाई देते हैं इस पर्टिकुलर विजिट में, और अपने जो पास्ट के लेगेसी इश्यूज को है उन पे फोकस जो है अब कम कर रहे हैं। ऑब्वियसली बात है, अपने पास्ट में अटके रहने से बेहतर है कि आगे भविष्य में हम लोग क्या सुधार कर सकते हैं रिलेशंस को लेकर के, ताकि दोनों को म्यूचुअली बेनिफिट हो। ठीक है, फिर इंडिया श्रीलंका टाइज, तो आप देख सकते हैं कि ये हमारे नेबरहुड में है, तो हमारी एक पॉलिसी रही है नेबरहुड फर्स्ट, तो उस पॉलिसी के हिसाब से भी श्रीलंका पे हमारा फोकस अच्छा रहा है। उसके बाद सागर फ्रेमवर्क, इसके अंदर जैसे कि जो लिटोरल स्टेट है, जो आपके तटीय देश है, ये उनको साथ लेकर के इंडिया जो है उनको एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करना चाहता है, नेट सिक्योरिटी प्रोवाइड करना चाहता है। तो उस फ्रेमवर्क में भी श्रीलंका हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए किसी टाइम पे जो हमारे भारत और श्रीलंका के टाइज थे वो आपके तमिल क्वेश्चन, ये तमिल इश्यूज जो था उसके ऊपर डिपेंड करते थे, उसके हिसाब से जो है इन टाइज में उतार चढ़ाव आते थे। लेकिन जब ये क्वेश्चन तो 2009 में खत्म कर दिया गया, 2009 में जो है इस इशू को सप्रेस कर दिया गया था। ठीक है, LTTE करके जो एक ऑर्गेनाइजेशन थी उसको पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। लेकिन ये इशू अभी भी एग्जिस्ट करता है, ऑन ग्राउंड ये इशू अभी भी एग्जिस्ट करता है, लेकिन इसके बारे में हम लोग अभी बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन अब हम लोग किस बारे में बात कर रहे हैं? चाइना का इस रीजन में जो है इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है, उसकी वजह से हम लोग अब ये फैक्टर हो गया है कि हम लोग चाइना को कैसे काउंटर करें इवन इन श्रीलंका रिलेशंस में भी। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी सागर फ्रेमवर्क के अंदर जो है हमारे सिक्योरिटी इंटरेस्ट एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडिया एंड श्रीलंका आर इंटरवीन, मतलब कि भारत के सिक्योरिटी इंटरेस्ट और श्रीलंका का डेवलपमेंट वो इंटरमिंगल्ड है। ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग श्रीलंका जो है वो भारत के फेवर में रहेगा हमेशा, क्योंकि अगर श्रीलंका स्ट्रांग रहेगा इकोनॉमिकली या पॉलिटिकली भी तो चाइना पे कम डिपेंडेंट रहेगा। ठीक है, जब वो चाइना पे कम डिपेंडेंट रहेगा तो ऑब्वियसली हमारे जो हिस्टोरिकल टाइज है इसके साथ कल्चरल टाइज है तो इंडिया से ज्यादा रिलेट कर पाएगा। ठीक है, फिर जब हम बात करते हैं तमिल क्वेश्चन की, तो मैंने आपको बताया कि 1971 में जो है श्रीलंका इंडिपेंडेंट होता है। लेकिन उससे पहले जब तक ब्रिटिश कॉलोनी बन के रहता है और भारत भी उस वक्त ब्रिटिश कॉलोनी था, तो क्या होता था कि ब्रिटिशर्स जो है लेबर्स को लेके जाते थे वहां पे काम करने के लिए। यहाँ पे आप जानेंगे कि टी प्लांटेशन वगैरह वहां पे काम करने के लिए लेबर्स को लेके जाते थे, और मोस्टली ये लेबर्स जो थे वो तमिलनाडु रीजन से, मद्रास रीजन उस टाइम के लिए। ठीक है, अब ये जो लोग हैं वहां जाकर के फाइनली टाइम के साथ बस गए, और 1971 में जब श्रीलंका आजाद हो जाता है तो वहां की जो लोकल पॉपुलेशन है, जैसे सिंहलीज डोमिनेटेड एरिया है, वो लोग बोलते हैं कि सिंस ये लोग जो है इंडियन तमिल जो है वो यहाँ के हैं नहीं, इनको वहां से वापस भेज दिया जाए इंडिया। ठीक है, लेकिन अब इनका कहना था कि हम लोग इतने टाइम से तो यहीं रह रहे हैं तो हम लोग यहीं के हैं। इनका ये आप देख सकते हैं, ये नॉर्थ वाला पार्ट और ये नॉर्थ ईस्ट वाला ये जो एरिया है ये जो है इंडियन तमिल डोमिनेटेड है। तो बेसिकली 1970s से एक डिमांड होती है कि हमको जो है एक अलग प्रोविंस बनाइए, वो प्रोविंस जो है इंडियन तमिल के लिए होगा। ठीक है, हमको ऑटोनॉमी चाहिए और जो है तमिल को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाई जानी चाहिए। ठीक है, ये इनकी डिमांड से इसको लेकर के स्ट्रगल स्टार्ट होता है, और आप देख रहे हैं कि 1980s के टाइम पे सिविल वॉर जैसी जो है हालात वहां बढ़ जाते हैं। 1975 में एक ग्रुप बनता है LTTE, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल एलम। ये ग्रुप जो होता है एक टी प्रभाकरन नाम के एक आदमी है जो इस ग्रुप को बनाते हैं, जो बेसिकली श्रीलंकन गवर्नमेंट के अगेंस्ट स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी ऑटोनॉमी के लिए, अपने नए प्रोविंस के लिए। ठीक है, फिर इसी बैकग्राउंड में मैंने बोला कि 1980s में जो है आपके सिविल वॉर के हालात हो जाते हैं, तो उस टाइम पे 1987 में इंडिया, श्रीलंका
अकॉर्ड, ये पर्टिकुलर अकॉर्ड जो है वो साइन किया जाता है राजीव गांधी और जो है श्रीलंकन प्रेसिडेंट जयवर्धने के अंदर। इसके अंदर ये लोग बोलते हैं कि हम लोग एक 13th अमेंडमेंट ले आएंगे श्रीलंकन कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसके वजह से एक प्रोविंशियल ऑटोनॉमी क्रिएट की जाएगी, उनको एक अलग प्रोविंस दिया जाएगा और उनकी जो डिमांड्स हैं उनको पूरा किया जाएगा। लेकिन ये जो राजीव गांधी इसको मीडिएट कर रहे हैं एलटीटी और श्रीलंकन गवर्नमेंट के बीच में, एलटीटी जो है वो पूरी तरह से इस बात से सहमत नहीं होती है। ठीक है, इसके बाद जो है यहाँ पे राजीव गांधी जो है पीस कीपिंग फोर्सेस जो है यहाँ छोड़ के जाते हैं। ठीक है, ये पीस कीपिंग फोर्सेस जो मोस्टली इंडियन आर्म फोर्सेस की पर्सनल यहाँ पे डिप्लॉय किए जाते हैं। लेकिन आप देखेंगे कि ये एलटीटी जो है उनको लगता है कि ये हमारे ऑब्जेक्टिव के अगेंस्ट काम कर रहे हैं, तो वो लोग श्रीलंकन सरकार से लड़ना छोड़ करके इनसे लड़ना स्टार्ट हो जाते हैं। अब हम लोग भारत की सेना वहां पे जो है पीस कीपिंग फोर्स के तौर पर जो है वो श्रीलंकन ये रिबेल्स के, तमिलियन रिबेल्स के साथ जो है डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में आ जाती है। अब ये जो कॉन्फ्लिक्ट है आपका, अब हम लोग ऐसी जगह पे लड़ाई कर रहे हैं, डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं जिसकी ज्योग्राफी का हमको कोई आइडिया नहीं है, और ये लोग गुरिल्ला वॉरफेयर में एक्सपर्ट थे, तो यहाँ पे काफी लॉसेज ऑफ लाइफ हुआ, काफी सोल्जर्स की यहाँ पे जान जाती है। और इसी के बैकग्राउंड में जो है बाद में राजीव गांधी जी का जो है असैसिनेशन भी किया जाता है। फिर ये इशू चलता है और लगभग इस असैसिनेशन के बाद में क्या होता है कि इंडिया की सिंपैथी लूज कर देते हैं ये पर्टिकुलर रिबेल ग्रुप जो है एलटीटी। पहले हम लोग इनका साथ दे रहे थे कि भाई हमारे ही पॉपुलेशन के हैं, तमिल इंडियंस हैं, तो इनका साथ दिया जाना चाहिए, लेकिन वो सिंपैथी खत्म हो जाती है इस असैसिनेशन की वजह से। और दूसरा जो ये सैनिकों को मार रहे थे। फिर 2009 में श्रीलंकन गवर्नमेंट इस एलटीटी को पूरी तरीके से खत्म कर देती है। ठीक है, और यहाँ के 2009 में एक यूएन रेजोल्यूशन अगेंस्ट श्रीलंका आता है कि भाई श्रीलंका ने इस एलटीटी को खत्म करने के लिए बहुत ह्यूमन राइट वायलेशन किया है, और उसकी वजह से यूएन में ये रेजोल्यूशन आता है। इस टाइम के बाद जो है हम देखेंगे कि चाइना जो है पूरी तरीके से श्रीलंकन गवर्नमेंट को सपोर्ट करती है। ये वो टाइम है 2009 के बाद से 2015 तक, ये यूएन रेजोल्यूशन को लेकर के, और उसके बाद से इकोनॉमिक एड दे करके, इकोनॉमिक लोन्स दे करके जो है चाइना हमेशा से श्रीलंका को सपोर्ट कर रहा है। और उसकी वजह से जो है हम देखते हैं कि श्रीलंका जो है इसके इन्फ्लुएंस में आ जाता है, और उसकी वजह से इनका जो है लोन बर्डन जो है वो बढ़ रहा है। ठीक है, और ये एक रीजन है, वन ऑफ द रीजन है आपके इकोनॉमिक क्राइसिस का भी। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। आई होप कि तमिल क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका है, फिशरमैन इश्यूज आपको समझ में आ चुके हैं। ठीक है, अब एरियाज ऑफ कोऑपरेशन क्या है। जब हम लोग इस विजन डॉक्यूमेंट की बात कर रहे हैं तो उसके अंदर एरिया ऑफ कोऑपरेशन क्या क्या इंक्लूड किए गए हैं। तो स्ट्रेंथनिंग कनेक्टिविटी, कनेक्टिविटी में आपकी मैरीटाइम कनेक्टिविटी, एयर कनेक्टिविटी, एनर्जी से रिलेटेड जो है वो, और पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी। पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी का मतलब है कि आपको कल्चरल एस्पेक्ट को ध्यान में रखना है, और इसकी वजह से टूरिज्म वगैरह भी इंक्रीज होता है। फिर आपका म्यूचुअल कोऑपरेशन किस फैक्टर, किस किस एस्पेक्ट में, टूरिज्म और ट्रेड को लेकर के, फिर पावर को लेकर के, एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट को लेकर के। ठीक है, इसके अलावा जो है हम लोग इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमी। अब जब इकोनॉमिक क्राइसिस है वहां पे, तो अब हम ये एड भारत उनको प्रोवाइड कर रहा है। उसके अलावा एनर्जी फ्रंट पे हम लोग जो है इंटीग्रेट होने की कोशिश कर रहे हैं। रुपीज एज द करेंसी इन बायलैटरल ट्रेड, जो ट्रेड पहले डॉलर्स में होती थी अब वो रुपीज में करने की एक पहल की गई है। और हम लोग यूपीआई बेस्ड डिजिटल पेमेंट सिस्टम को ऑपरेशनलाइज करना चाहते हैं श्रीलंका में भी। ठीक है, उसके बाद जब हम लोग मैरीटाइम कनेक्टिविटी की बात करते हैं तो डेवलपमेंट ऑफ पोर्ट एंड लॉजिस्टिक्स। ठीक है, और उसके बाद फेरी सर्विसेज को फिर से वहां पे स्टार्ट करना, उसमें भारत जो है इन सब एरिया में श्रीलंका की मदद करेगा। मैरीटाइम कनेक्टिविटी की जब हम बात करते हैं तो हम लोग पोर्ट डेवलपमेंट और लॉजिस्टिक डेवलपमेंट, लॉजिस्टिक का मतलब पोर्ट कॉल्स वगैरह के लिए सर्विसेज, और वहां पे जो है सर्विसेज को इंक्रीज करने के लिए। ठीक है, कौन कौन से पोर्ट की बात कर रहे हैं, तो बेसिकली हम लोग एक कोलंबो पोर्ट की बात कर रहे हैं, दूसरा कांके सेंथुराई पोर्ट करके है उसके बारे में बात कर रहे हैं, और तीसरा जो है त्रिनकोमली पोर्ट के बारे में बात कर रहे हैं। ये पोर्ट जो है भारत वहां पे डेवलप करेगा
इसके साथ साथ आप जानते होंगे हम्बनटोटा पोर्ट जो है 100 लगभग 99 ईयर्स की लीज पे जो है श्रीलंका ने चाइना को दे दिया है। हालांकि भारत ने इनको काफी मना किया था मत कीजिए ये, लेकिन डेप्थ बर्डन जो है इतना ज्यादा था कि उनको ये पोर्ट उनको देना पड़ा। फिर हम लोग मैरीटाइम कनेक्टिविटी में फेरी सर्विसेज के बारे में बात करते हैं। फेरी सर्विसेज का मतलब दो जो नियर बाय एरियाज है जिसको शिप्स वगैरह के साथ कनेक्ट किया जा सकता है। तो उसमें जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक तो रामेश्वरम से तलाई मन्नार, ये आप देख सकते हैं ये एरिया, ये इंडियन एरिया है और ये श्रीलंकन एरिया, इसको फेरी सर्विसेज से कनेक्ट किया जाएगा। फिर आपका दूसरा है नागापट्टिनम से वही जो काके संथरई जो पोर्ट हम लोग डेवलप कर रहे हैं वहीं पे ये एक कनेक्टिविटी जो है फेरी सर्विसेज के द्वारा दी जाएगी। ठीक है, इसमें भारत जो है डेवलपमेंट में मदद करेगा। अब जब हम बात करते हैं श्रीलंकन इकोनॉमिक क्राइसिस की, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि अभी जो है श्रीलंका की कंडीशन कुछ ऐसी हो चुकी थी, इन्फ्लेशन और फॉरेक्स रिजर्व डाउन हो चुका था, इन्फ्लेशन इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि कई जो नेता इवन इंक्लूडिंग प्रेसिडेंट जो है, प्रेसिडेंट रिजाइन करके श्रीलंका छोड़ के भाग गए, राजपक्षा जो थे। ठीक है, तो इस तरीके की इकोनॉमिक क्राइसिस हो चुकी है जो एक सिविल केओस क्रिएट किए हुए हैं वहां पे। ठीक है, फिर रीजंस क्या है कि एक तो फॉरेक्स बहुत कम हो गया आपका, ठीक है, इन्फ्लेशन जो है बहुत हद से ज्यादा इंक्रीज हो चुकी है, इंपोर्ट कॉस्ट मतलब जो है आपके ऑयल है, एनर्जी से रिलेटेड जो दूसरी चीजें हैं, इन सब का इंपोर्ट कॉस्ट तो अभी बढ़ रहा है, फॉरेक्स है नहीं इनके पास। फिर ट्विन डेफिसिट, ट्विन डेफिसिट का मतलब है आपका एक तो इनका बजट कम है, गवर्नमेंट बजट, फाइनेंशियल की प्रॉब्लम है। ठीक है, और दूसरा डेफिसिट जो है आपका वो है करंट अकाउंट डेफिसिट। ठीक है, इसकी वजह से ये ट्विन डेफिसिट की प्रॉब्लम होती है। उसके बाद कोविड-19, अब श्रीलंकन इकोनॉमी जो मोस्टली टूरिज्म बेस्ड इकोनॉमी है। ठीक है, अब जब कोविड-19 हुआ, सारे जो है कनेक्टिविटीज वगैरह बंद हो गई, एयरपोर्ट वगैरह बंद कर दिए गए थे, उसकी वजह से जो है इनको इकोनॉमी में काफी लॉस होता है। फिर चाइनीज डेप्ट जो मैंने आपको बताया कि इतना ज्यादा डेप्ट दे चुके हैं, उसके इंटरेस्ट पेमेंट करने में इतनी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है कि फाइनली इनको जो हम्बनटोटा पोर्ट है उसको लीज पे देना पड़ा। तो ये सारे इश्यूज है। अब हम लोग हेल्प कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको बता दो कि भारत जो है अब हेल्प कर रहा है $4 बिलियन की एड दे करके श्रीलंका को। इसके अलावा हम लोग कई लाइन ऑफ क्रेडिट्स भी दिए हैं। ठीक है, और इस वे में भारत अब उनकी इकोनॉमी को रिवाइव करने में हेल्प कर रहा है, सो दैट चाइना वहां पहुंचे उससे पहले भारत उनको हेल्प कर सके। ठीक है, कंक्लूजन क्या है? तो जैसा कि मैंने बताया कि जो श्रीलंका इंडिया के रिलेशंस है ना, वो कोई ट्रांजैक्शनल रिलेशंस नहीं थे पहले, मतलब इकोनॉमिक्स की ट्रेड के बारे में बात हो रही है। हमारे यहाँ पे जो रिलेशंस है वो पीपल, आइडियाज और फेथ के रिलेशंस है। पीपल का मतलब हमारे यहाँ पे माइग्रेशन होते हैं। ठीक है, तमिलियंस वहाँ पे है, हमारी काफ़ी पॉपुलेशन, उनकी जो है एक पोर्शन तमिलियन पॉपुलेशन है। फिर हम लोग आइडियाज, चाहे धमाका हो या फिर और भी बाकी सारे आपके बुद्धिज्म वगैरह को लेकर के फेथ से रिलेटेड जो एस्पेक्ट है, तो ये सारे एस्पेक्ट जो है इस रिलेशंस को बहुत सेंचुरीज से जो है फ्लरिश करते आए हैं। अब हमने इसके अंदर एक ट्रांजैक्शनल इकोनॉमिक कंपोनेंट भी ऐड कर लिया है, मतलब अब हम लोग अपने ट्रेड और इकोनॉमिक फैक्टर्स पे भी काम करना स्टार्ट कर चुके हैं। ठीक है, सो दैट हम लोग कोलंबो की जो डिपेंडेंसी है चाइना पे उसको कम कर सकें। ठीक है, और इससे जो है इंडियन ओशन रीजन के अंदर जो है सिक्योरिटी कंसिडरेशंस भी जो है सॉल्व किए जा सकते हैं, जहां पे भारत के इंटरेस्ट जो है चाइना को बाहर रखने के लिए है, और यही जो है श्रीलंका के लिए भी फायदेमंद रहेगा कि अगर वो चाइना पे कम से कम डिपेंडेंट हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा कोऑपरेशन हो श्रीलंका और इंडिया के बीच में, सो दैट हम लोग चाइना को इस रीजन से बाहर रख सकते हैं। चलिए, आज के एडिटोरियल में इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, थैंक यू।